और मैं एक ऐसे गांव से हूँ जहां पर फीमेल्स के लिए जो एक प्री डिफाइंड एक जो करियर एक लाइफ होती थी वो कुछ ऐसी होती थी कि उन्हें हाई स्कूल या 12th तक पढ़ा दिया जाता था। उसके बाद वो उनकी शादी वादी करके उनको उनके घर भेज दिया जाता था और बस उसके बाद बस चूल्हा चौका बर्तन और बच्चे देन बस धीरे धीरे धीरे। हाँ, ये जरूर था कि अगर आप थोड़ा बहुत कुछ ऐसा जानते हो जैसे सॉफ्ट टॉयज बनाना, ब्यूटिशियन का कोर्स, ट्यूशंस पढ़ाना, कुछ निटिंग वगैरह जानते हो तो ठीक है, इतना इतना करके कुछ खर्च पानी अपना चला लो। इसके आगे फीमेल्स को कुछ और एंटरप्रेन्योर और अपनी अपना बिजनेस अपनी कुछ इतना बड़ा बिजनेस ऐसा हमें कभी देखा ही नहीं जाता था, सोचा भी नहीं जाता था। मेरे पेरेंट्स ने मुझे मेरे लिए सोचा था कि वही टीचिंग जॉब में जाएगी, टीचर बन जाएगी, क्योंकि मेरी मदर एक टीचर है, मेरी मम्मी टीचर है। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट्स ने भी जो करियर डिसाइड किया था कि वो टीचिंग करियर था, क्योंकि सबसे ज्यादा सम्मान और सबसे ज्यादा सुरक्षा इस प्रोफेशन में होती है। तो मेरे लिए भी यही करियर डिसाइड किया गया था। हाँ, एक लाइफ में एक चैलेंज देख रहे थे, बचपन से देख रहे थे, और वो चैलेंज था कि घर में फाइनेंशियली क्राइसिस थे। फाइनेंशियली क्राइसिस कैसे आ गए? क्योंकि मेरे फादर ने बहुत सारे बिजनेस किए, ट्रेडिशनल बिजनेस किए, और उन बिजनेस को करने के लिए उन्हें लोन वगैरह बैंक से लोन लेना पड़ा। और उस लोन को जब हम भर नहीं पा रहे थे तो हो ये रहा था कि बैंक का लोन, बहुत ज्यादा कर्ज, और किसी तरह से बस किसी तरह से लाइफ काटी जा रही थी। जब ये सारी चीजें देख रही थी तो लग रहा था कि कुछ करना है जिससे मैं अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकूं। क्या कर सकते हैं? तो बहुत छोटी एज थी, 7th क्लास में थे, तो समझ नहीं आया कि कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे घर वालों को सपोर्ट कर सके। तो 7th क्लास में मैंने ट्यूशंस पढ़ाने शुरू किए, क्योंकि मेरी मदर टीचर है, वो स्कूल में पढ़ाती थी, स्कूल के बाद स्कूल में ही रुक के फिर वो वहां पे कोचिंग क्लासेस पढ़ाया करती थी। फिर जब वो घर आती थी तो अगेन बहुत सारे स्टूडेंट घर पे आ जाया करते थे, और मम्मी जैसे ही घर आती थी तो बिना खाना पीना खाए मम्मी उनको लेके पढ़ाना शुरू कर देती थी। तो मुझे लगता था कि मम्मी थक के हार के आ रही हैं और क्यों वो फिर से काम में लग जाती हैं। तो मैं क्या करती थी, अगर मम्मी को आने में लेट होता था जब, और बच्चे खेलना कूदना शुरू करते थे, तो उनको संभालने के लिए मैं बैठ जाती थी, और मुझे लगता था जब तक मम्मी नहीं आ रही तब तक मैं इन बच्चों को पढ़ाऊं। इस तरह करके मैंने उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे 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 उन जो स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स ने कहना शुरू किया कि मैम अगर आप नहीं आते कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बेटी अच्छा पढ़ाती है और अगर वो भी पढ़ाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहां से पढ़ने पढ़ाने का कार्यक्रम शुरू कर दिया। उस टाइम पे जैसे कार्टून नेटवर्क देखना बहुत पसंद था, इतना पसंद था कि मुझे घर स्कूल से घर आते ही लगता था कि मैं सबसे पहले कार्टून नेटवर्क देखूं। लेकिन वो एक बचपन जा रहा था, क्योंकि स्कूल के से घर आने के बाद जब सारे बच्चे खेल रहे होते थे, कूद रहे होते थे, तो मुझे उनको पढ़ाना होता था और मैं अपना पढ़ने पढ़ाने के काम में जुट जाती थी। वहां से जो सफर शुरू हुआ वो कभी नहीं रुका। मैंने हमेशा ट्यूशंस पढ़ाए, ट्यूशन क्लासेस करी, ताकि कुछ ना कुछ अर्निंग जो भी मैं उस समय कर सकती थी वो अर्निंग मैं जरूर करती रहूं। वो मैंने करना जारी रखा। पढ़ाई के साथ साथ कुछ और कहाँ से पैसे आ सकते हैं और क्या किया जा सकता है जिससे पैसे आए, ये सारे लाइफ में उठापटक चल रहे थे, पढ़ाई भी चल रही थी। इसी दौरान मुझे घर से फी के पैसे मिले थे कि मुझे ओ लेवल में एडमिशन लेना है। मेरे भाई ने बोला था कि अगर ओ लेवल कर लोगी, 1 ईयर का कोर्स है और एक कंप्यूटर्स का डिप्लोमा हो जाएगा तो बहुत जल्दी प्लेसमेंट मिल जाती है। तो मुझे लगा चलो पढ़ाई के साथ ये भी एक कर लेते हैं, कोर्स होगा, कंप्यूटर कोर्स होगा, तो मुझे मे भी अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए। तो मैं मेरे पास वो पैसे थे, मुझे एडमिशन लेना ही था। उसी समय मुझे किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग का एक सेमिनार था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया, और जब मैं उस सेमिनार में पहुंच गई और उस सेमिनार में पहुंचने के बाद तो मेरी दुनिया, मेरी सोच ही बदल गई। जब मैंने वहां पे लीडर्स को देखा कि वो किस तरह से मीटिंग्स कर रहे हैं और इतना ज्यादा ऑनर, इतना ज्यादा वेलकम, इतनी ज्यादा एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, तो वो देखने के बाद मेरा जो थॉट प्रोसेस था वो चेंज हुआ और मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपना करियर इस इंडस्ट्री में बनाना है। मुझे कहीं और कोई नौकरी की तैयारी नहीं करनी है और दूसरा कोई काम नहीं करना है। मुझे वेस्टीज के बिजनेस में अपना करियर बनाना है, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर बिल्ड करना है। डिसीजन लिया। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मैं आपको बताऊं तो मेरे घर में मैंने नहीं पूछा था कि मैं ये करूं या नहीं करूं, मैं एडमिशन लूं या इसे ज्वाइन करूं या नहीं करूं। बहुत सारे लोग जो प्लान देखते हैं, समझते हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, तो बहाना क्या लगाते हैं कि पापा से पूछेंगे, मम्मी से पूछेंगे, भैया से पूछेंगे, हस्बैंड से पूछेंगे, वाइफ से पूछेंगे। मैंने देखा, समझा, समझ में आई बात, तो मैंने किसी को ये नहीं बोलना कि मुझे किसी से पूछना है। मैंने तुरंत से फॉर्म भरा और मैंने कहा कि अब मुझे स्टार्ट करना है। फ्रेंड्स, मैंने शुरुआत करी, और शुरुआत करने के बाद जो मेरा चाय फर्स्ट मंथ कॉफी का पे हम लोग आउट पिए था वो था हैं। 827 रुपए नहीं मैं मात्र। बैठूं।
827 रुपीज मात्र। 827 रुपए का जो मेरा चेक था तो कम, लेकिन वहां से मुझे ये भरोसा आया था कि 827 रुपए 8,000 बनेंगे, 8,000 से 18,000 बनेंगे। फ्रेंड, जब मैंने बिजनेस शुरू किया तो उस समय लोगों का जो रिजेक्शन था वो बहुत ज्यादा था। मुझे किसी व्यक्ति को प्लान देने के लिए जब मैं किसी के पास जाती थी तो मुझे 2, 3, 4 बार जाना पड़ता था, क्योंकि पहली बार में मैं किसी को प्लान नहीं बता पाती थी। पहली बार जाते थे, सारा कुछ माहौल देखा समझा, बैरंग वापस दोबारा जाते थे। तीसरी बार कई बार जाके मुझे प्लान उनको देने की हिम्मत पड़ती थी, मतलब हिम्मत नहीं होती थी, इतना डर लगता था लोगों से प्लान करने में। और जब मैं कभी प्लान शुरू करती थी तो मेरे प्लान शुरू होने से पहले उनका प्लान शुरू हो जाता था, और लोग मुझे समझा दिया करते थे कि देखो, पढ़ने में अच्छे हो, ये सब काम में मत कर फंसना। अगर इस काम में फंस गए तो घर वालों की बदनामी होगी, पहली चीज, कंपनियां भाग जाएंगी और ज्यादा कर्ज हो जाएगा, पापा पैसे कहाँ से देंगे, मम्मी पैसे कहाँ से देंगी, फिर ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा। वो मुझे डरा दिया करते थे और मुझे समझ नहीं आता था कि मैं करूं क्या। जब भी किसी को प्लान, मैंने अपने जब मामा को इस बिजनेस के बारे में जाके बताया उनके घर पे, तो उन्होंने पहले मेरी पूरी सारी बातें सुनी और सुनने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि देखो, तुम्हें ये सब काम करना नहीं है और पढ़ने में अच्छी हो, पढ़ाई पे ध्यान दो। और अगर ये कंपनियां भाग गई तो घर वालों के ऊपर सोचो आफत आ जाएगी, लोग घर पे जाएंगे पैसे मांगने के लिए, कितनी बदनामी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और मुझे रोना आने लगा कि ये मुझे क्या समझाया जा रहा है। और मैं वहां से बैरंग वापस आ गई और मैंने डिसीजन लिया कि आज के बाद मैं इनको अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं बताऊंगी। जिन जिन लोगों को समझाना चाहती थी, बताना चाहती थी, लाना चाहती थी, लिस्ट ही बहुत छोटी थी, 4, 6, 10 लोगों की, और वन बाय वन सबने मना ही नहीं किया। सबने ये भी कहा कि तुम्हें भी नहीं करना है, हम तो करेंगे ही नहीं, लेकिन आपको भी नहीं करना है काम। इस तरह से चीजें चल रही थी। फ्रेंड्स, मेरे एल्डर ब्रदर है मिस्टर गौरव सिद्धार्थ सिंह, और वो अपना कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाते थे। मैम, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ये अलका यादव जी बोल रही हैं कि किस सुनाई नहीं दे रहा है। सर, मैं ऑडिबल हूँ या नहीं? यस मैम, मुझे यस कोई मैम, बता। you are audible. ओके। सो फ्रेंड्स, मेरे इंस्टीट्यूट में एक बार एक स्टाफ के यहाँ हम लोग गए थे प्लान देने के लिए, और जब हम उनके यहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोला कि मैम, आप हमारे पेरेंट्स को समझा दीजिए तो बात बन जाएगी, घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो मैं और मेरी जो एक सीनियर थी, हम दोनों उनके घर पहुंच गए थे। और हम जब उनके घर पहुंचे तो घर पहुंचने के बाद उनको सारा कुछ हमने जब बताया तो बहुत अच्छे से उन्होंने सुना, समझा, चाय वाय पिलाई, सारा कुछ हुआ। बात जब हमारी खत्म हो गई तो उन्होंने अपने बेटे को देखा और अपने बेटे को देखते हुए बोला कि देखो बेटा, ये सारा काम वो लोगों का है जो लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, जो पढ़ने में भी अच्छे नहीं होते हैं, जो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं, या ये काम उनका होता है। आप पढ़ने में अच्छे हो और आपको तो अभी ये करना है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सारे काम आपके लिए नहीं है। फ्रेंड्स, वहां जब उन्होंने मुझे ऐसी बात बोली तो वो एक बहुत बड़ा जोरदार झटका था मेरे लिए। मतलब अपमान इतना, वो पहला रिजेक्शन, और इतना बड़ा रिजेक्शन, इतना बड़ा मुझे अपमानित महसूस हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि अब मैं इंसान से कैसे नजरें मिलाऊं। इसने मुझे बोला है कि जो कुछ नहीं कर पाते हैं वो ये सारे काम करते हैं। मुझे बहुत इंसल्ट फील हो रहा था। फिर वहां से हम निकले, चले आए, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। और बस एक जिद आ रही थी कि अब तो जल्दी करना है, अब अचीवमेंट और जल्दी लेने हैं, अब और तेजी से काम करके सफलता लेनी है, ताकि मैं इसे बता पाऊं कि देखो, हमने किया है और ये अचीवमेंट हमारे पास आई है। सो एंडलेस रिजेक्शंस आ ही रहे थे, एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के बाद चौथे के बाद लोग मना कर रहे थे। दूसरा एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि फ्रेंड्स, उस समय आसपास ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी जिसको मैं सामने रखती है, देखो इन्होंने अचीव किया, इनको 1 लाख रुपए आ रहा है, या इन्होंने कार ली है, या इन्होंने फॉरेन ट्रिप ली है, और ये सक्सेस स्टोरी देख के लोग मुझ पे भरोसा करते। और खासकर फीमेल्स में, फीमेल में एक भी ऐसी कोई सक्सेस स्टोरी नहीं थी जिनको मैं सामने रख के कहती कि देखो इन्होंने अचीवमेंट करी है तो आप भी कर सकते हो। लेकिन उस समय एक बात समझ में आ गई थी कि अगर किसी ने अचीवमेंट नहीं ली है तो मुझे अचीवमेंट जरूर लेनी है, ताकि कल बहुत सारी फीमेल्स ये बोले कि यस, अगर सुरभि सिंह कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। और आज बहुत सारे लोग जब इतने सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, इतने सारे लोगों की कॉल्स आती है, व्हाट्सएप आता है कि मैम आप जैसा बनना है, मैम आप जैसे, आपका ये वीडियो देखा था, आपको यहाँ पे देखा था, आपको इंस्टाग्राम पे आपका ये पोस्ट देखा था, वहां पे ये चीज मुझे आपसे इंस्पिरेशन मिली है, आप जैसा बनना है। तो फ्रेंड्स, जो फीलिंग आती है ना,
लगता है ये सबसे बेस्ट रिवार्ड है, ये सबसे बेस्ट रिवार्ड है जो इस बिजनेस में आपको मिलता है, जिसको आप पैसों से भी नहीं तोड़ सकते। फ्रेंड्स, मैंने जब इस बिजनेस में अपनी शुरुआत करी थी, मेरा स्टूडेंट अकाउंट था और उस अकाउंट में 1000 रुपए मिनिमम बैलेंस से ज्यादा अमाउंट नहीं होता था। वो 1000 रुपए भी इसलिए होते थे क्योंकि बैंक मैनेजर ने उसी समय बोल दिया था खोलते समय अकाउंट कि अगर इससे नीचे जाएगा अमाउंट तो आपका अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा। तो इसलिए मैंने उस 1000 से नीचे उसे कभी नहीं आने दिया। और जब भी मैं बैंक जाती थी तो जो बैंक का स्टाफ होता था ना, वो मुझे, जब मैं किसी का अकाउंट वगैरह खुलाने के लिए जाती थी अपनी टीम के किसी बंदे का या बंदी का, तो वो अकाउंट, वो बैंक मैनेजर देख के मुझे बहुत नाक मुंह सिकोड़ के अजीब सा मुंह बनाता था कि पैसे वैसे तो ये लोग कमाते नहीं, हजार हजार रुपए का 10 लोगों का ये अकाउंट खुला के जाती ना, इसके अकाउंट में कुछ पैसे होते हैं ना, जिनको खिला के जाती है उनके अकाउंट में भी पैसे नहीं होते। तो मैंने हमेशा फील किया कि जब भी मैं जाती थी बैंक में, तो बैंक का जो स्टाफ होता था वो मुझे देख के अच्छा फील नहीं करता था, ये मुझे समझ आता था। और अगर मैं कुछ भी पूछती थी, किसी का फॉर्म भरना है, किसी का अकाउंट खुलाना है, तो वो लोग सर्विस देने में भी बड़ा आनाकानी, उनसे पूछ लो, इनसे जान लो, वहां चले जाओ, वहां चले जाओ। लोग एक टेबल से दूसरे टेबल पे मुझे टहलाया करते थे। लेकिन अभी जब से मैंने जीएसटी भरना शुरू किया है, मैंने एक चेंज देखा है उसी बैंक के उसी स्टाफ के बीच में। मैंने जब मैं जीएसटी का फॉर्म लेके गई थी और उन लोगों ने, लास्ट मार्च की बात बता रही हूँ, तो उन लोगों ने जब देखा कि ये जीएसटी भर रही है लड़की, साल का 35 से 40 लाख रुपए कमा रही है, तो उन लोगों के तो होश उड़ गया। मतलब पहली बार ऐसा हुआ कि जो बैंक मैनेजर का जो केबिन था, उन्होंने मुझे वहां से कॉल किया और अंदर बुला के, मुझे लाइन वाइन में नहीं लगना पड़ा, उन्होंने 2 मिनट में मेरा काम कर दिया। तो मुझे समझ में आया, यार स्टाफ तो वही है, बैंक भी वही है, सारे लोग वही है, आज इतना स्पेशल कैसे मुझे सारे लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो वो चीजें धीरे धीरे पता चली जब उन लोगों ने एवरी मंथ मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट देखा होगा, देखते होंगे, जब जीएसटी भरा होगा तो और ज्यादा देखा होगा। तो उन्होंने देखा कि भाई हम जिसे जो समझ रहे हैं यहाँ पे तो कहानी ही उल्टी है, और वहां का बैंक मैनेजर भी इतने पैसे नहीं कमाता है, पूरा स्टाफ नहीं कमाता है। तो मुझे समझ में आया, कहते हैं लोग ना कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है। फ्रेंड्स, 1000 रुपए का बैलेंस नहीं होता था अकाउंट में और आज 4 लाख रुपए महीने आते हैं। ये है वेस्टीज की पावर। और 4 लाख रुपए महीने नहीं आते, मेरे एल्डर ब्रदर भी इसी बिजनेस में है, 3,60,000 का चेक है उनका इस मंथ का। हमारी फैमिली में 7.5 लाख रुपए महीने आते हैं। 7.5 लाख रुपए। एक स्कूटी थी जिसको कई महीने के पैसों से बचा बचा के खरीदा था, उधार भी लिया था पैसा कुछ लोगों से, जिनको बाद में बहुत धीरे धीरे करके मैं चुका पाई। वो स्कूटी घर में सेफ खड़ी होती थी और मैं बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो, रिक्शा जो मिलता था मैं उसमें ट्रैवल करती थी। स्कूटी में सेफ्टी गार्ड वार्ड सब लगा दिया था कि मेरी स्कूटी में स्क्रैच नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत अटैचमेंट था उस स्कूटी के साथ, क्योंकि इतनी मेहनत और इतनी जद्दोजहद से वो स्कूटी खरीदी थी कि मेरा अगर कहीं कीचड़ होता था तो मुझे लगता था मैं यहाँ पैदल उतर के चली जाऊं, मैं गिर जाऊं लेकिन मेरी स्कूटी ना गिरे। और मैं कभी अपनी स्कूटी किसी को नहीं देती थी। मेरी मतलब अगर कभी घर से बाहर जा रही स्कूटी घर पे, तो मैं उसकी की लेके जाती थी, चाबी में लेके जाती थी कि मेरी स्कूटी कोई नहीं लेना पाए। और अगर कभी कोई मेरे कजन वगैरह आके खूब रिक्वेस्ट करके कि दीदी दे दो, प्लीज दे दो, तो जिसने मुझे सिखाई थी मुझे उसे हमेशा देना पड़ता था, क्योंकि उसने मुझे सिखाई थी। बाकी उन्हें सिखाई नहीं थी तो उनको मैं मना भी कर देती थी, लेकिन जिसने मुझे चलाना सिखाया था उसे मैं मना नहीं कर सकती थी। तो मैं उसे जब बोलती देती थी की, तो मैं कंडीशंस हमेशा लगाती थी। कितने लोग बैठोगे? अच्छा, जो बैठेगा उसका वेट तो ज्यादा नहीं होगा, इतने ही लोग बैठना, और स्पीड इतनी ही रखना, इससे ज्यादा स्पीड में मत चलाना, और कहीं भी ऐसा हो वैसा हो, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस देके मैं एक छोटी सी स्कूटी दिया करती थी। आज 4 कारें दरवाजे पे खड़ी हैं, कौन सी चाबी कौन लेके जा रहा है, कौन चला रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कोई बात। फर्क नहीं पड़ता। कोई भी गाड़ी कोई भी लेके जाए, गाड़ी में पेट्रोल फुल हमेशा रहता है। कोई ले जाके कितना भी चला के दे के जाए, अब वो दिमाग में वो सारी छोटी चीजें जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। उस स्कूटी को लेने में इतनी जद्दोजहद हो गई थी और मुझे लगा ये तो पहाड़, माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा था मेरे लिए वो एक स्कूटी खरीदना। जब वेस्टीज में आई थी मुझे लगा 30-40 हजार रुपए आएंगे, तो कम से कम फ्यूल डला के ये स्कूटी जो घर पे खड़ी रहती है डेली इसको लेके निकलेंगे, बस अमीर हूँ, सबसे ज्यादा अमीर हूँ, सबसे ज्यादा अमीर हूँ। किसी ने मुझसे पूछा है प्रतिभा जी ने 4 कार कौन सी है? सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, वेस्टीज में मैंने पहली जो कार ली थी वो थी 7,14,000 की टाटा बोल्ट। दूसरी कार i20 9 लाख की। तीसरी कार मेरे एल्डर ब्रदर ने ली थी सियाज मारुति की 12 लाख की। और चौथी कार जो हम ली है वेस्टीज से वो है ऑडी A3 जिसकी कीमत है 45 लाख।
सो फ्रेंड्स, आज क्या होता है ना, जिस दिन मैचिंग रेड कलर की मैंने ड्रेस पहनी है तो मुझे रेड कलर की ऑडी से निकलना है। व्हाइट कलर की ड्रेस पहन ली है तो व्हाइट सियाज से जाना है। ब्लैक कलर की ड्रेस पहनी है तो ब्लैक कलर की I-20 से जाना है। फीमेल्स को बहुत पसंद होता है ना मैचिंग का हर चीज पहनना। सो फ्रेंड्स, वेस्टीज ने औकात बढ़ा दी। अदरवाइज वो स्कूटी जिंदाबाद जो घर पे खड़ी रहती थी, और खड़े होने के बावजूद उसमें फ्यूल डलाने का पैसा मेरे पास नहीं होता था, और अगर किसी ने मुझसे स्कूटी की चाबी मांग ली तो मेरी जान निकल जाती थी। मैं कुछ भी दे सकती थी, मैं अपनी स्कूटी किसी को नहीं दे सकती थी। मेरा इतना, अगर कभी बारिश में मैं खुद भीग सकती थी लेकिन मैं उसे नहीं भीगने दे सकती थी। इतना ज्यादा मेरा लगाव था। और आज पूरी तरह से चीजें बदल चुकी हैं। 1000 का जो मिनिमम अकाउंट था वो आज लाखों रुपए हर महीने आ रहे हैं। गाड़ियों की लाइंस लगी हुई हैं। और कहाँ, मैं आपको बताऊं, मैंने ट्रेन पे भी कभी ट्रैवल नहीं करी थी नेटवर्क मार्केटिंग में आने के पहले। मेरे सारे रिलेटिव्स इलाहाबाद में रहते हैं। तो कभी इलाहाबाद से बाहर जाने की तो दुनिया ही नहीं थी। मतलब मुझे लगता था कि इलाहाबाद के बाहर की दुनिया कैसी होती होगी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं कभी ट्रेन में भी नहीं बैठी थी। और आज वेस्टीज ने ट्रेन में, प्लेन में घंटों की यात्रा, मैंने बहुत सारी किसी ने मुझे पूछा है, सर, हाँ मैमू सर, कि अगर येलो कलर की आप ड्रेस पहनते हो तो आप कौन सी कार लेते हो। तो देखिए, इन्होंने मुझे नेक्स्ट एक्चुअली एक ड्रीम दे दिया है। सर, इन्होंने मुझे आज एक ड्रीम दे दिया लैम्बोर्गिनी है। आएगी मैम, येलो कलर की। बिल्कुल सही कहा। और जिन्होंने भी ये बात पूछी है, बहुत अच्छा सवाल किया है कि अब मुझे सोचना पड़ेगा कि जिस दिन मैं येलो कलर की ड्रेस पहनूंगी उस दिन मुझे क्या पहनना है। तो अब मुझे येलो कलर की भी कार के बारे में सोचना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। सो लीडर्स, इस तरह से लाइफ, इसे कहते हैं लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना। ट्रांसफॉर्मेशन होना एक ऐसा, मेरी मदर अभी भी टीचर है, मैं उनको हर दिन अलग अलग गाड़ियों से स्कूल छोड़ने जाती हूँ जब, तो लोग जब पूछते हैं कि मैम ये कौन है जो आपको अभी छोड़ के जा रही है, ड्रॉप करके जा रही है, तो मेरी मदर बहुत प्राउड से कहती हैं कि मेरी शी इज माई डॉटर। सो फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस ने पूरी तरह से आपका लाइफ स्टाइल बदल दिया है। आपके पेरेंट्स को आप पे प्राउड हो रहा है। सोचो, आप ऑडी चला रहे हो, आपके पेरेंट्स पीछे बैठे हैं। एक बार सोचिए, आप सोचो, आपकी ऑडी है, आप चला रहे हो, और आपके पेरेंट्स आपकी गाड़ी पे बैठे हैं। सर, कैसा लगेगा महमूद जी? अमेजिंग, अमेजिंग मैम, अमेजिंग। ये यस। ड्रीम कम और ट्रू। एक बार फिर से सोचो, अभी फिर से, तुरंत फिर से सोचो कि आपके पेरेंट्स हैं और उन्हें डॉक्टर हॉस्पिटल के पास ले जाना है, और आप एक ई रिक्शा बुक करते हो। एक ई रिक्शा बुक करते हैं आप, एक ऑटो बुक करते हैं। वो बस में धक्के खा के कहीं निकल रहे हैं। अगर कहीं शादी में जाना है, आपको पता है, फीमेल्स को जब तैयार व्यार हो जाती है पार्टी में जाने के लिए, और अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना, आपको पता है, जब मतलब मेरे घर में एक कार होती थी, सेकेंड हैंड कार, जो कभी नहीं चलती थी, रुकती ही ज्यादा ज्यादा थी, और रात में हम कभी उसे लेके निकलते नहीं थे कि रात में जाए और कहाँ बंद हो जाए और कहाँ पे हमें गाड़ी छोड़ के भागना पड़े। तो इतना, उतनी बुरी कंडीशन थी। आप सोचिए कि आपके घर में आपके फैमिली से फीमेल्स जा रही हैं, निकल रही हैं, और अगर उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करना पड़ रहा है, कितना बुरा महसूस होता है। और बुरा नहीं महसूस होता है तो आज के बाद बुरा महसूस करिएगा, प्लीज करिएगा। आदत मत बना लो, किसी भी चीज को आदत मत बनाइए। मुझे लगता है कि जब ये सारी चीजें नहीं थी, मेरी भी आदत थी, हाँ निकलते थे, बुरा भी लगता था, बुरा लग रहा है, लेकिन कुछ तरीका ही नहीं था उसे बदलने का। तो मैंने ये देखा है कि आपको एडजस्ट नहीं करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज, जो चीज आपको चुभती है, जो चुभेगी वही चेंज करेगी। तो चुभने दो जो चुभ रहा है। आपको जो भी चीजें बुरी लग रही है, हर एक चीज को अपनी आपको कहते हैं ना, चैलेंज को लेना है, एक्सेप्ट करना है, और फिर आपको उसे चेंज करना है। अभी सर ने बोला मुझे येलो कलर की कार, इन्होंने मुझे ड्रीम दिया है, एक ड्रीम दे दिया है इन्होंने। और आपको पता है, अभी वेस्टीज के वेस्टीज की इनकम से मैंने लास्ट ईयर नवरात्रि में एक अपने लिए प्रॉपर्टी परचेज करी। प्रॉपर्टी वंडरफुल मैम। जो कि बहुत कभी था ही नहीं, ड्रीम लिस्ट में ये नहीं था। ड्रीम लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी खरीदना नहीं था। बहुत सारी चीजें तो थी ही नहीं जो कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर रहे हैं। ये होता जा रहा है, ये होता जा रहा है, क्योंकि जब आपके पास पैसे आते हैं तो आपके पास और ज्यादा दिमाग आता है, अब और क्या करें। अच्छा हाँ, डायमंड का नेकलेस भी लेना है, अच्छा डायमंड की रिंग भी लेनी है, क्योंकि करोगे क्या, यही सब तो करना है। चलो ये भी लो, अच्छा ये भी ले लिया, अब क्या करना है, अब चलो ये ले लेते हैं, ये भी लो। अब जिस समय वेस्टीज को ज्वाइन किया था उस समय ऑडी कहीं नहीं था दिमाग में। उस समय ऑडी तो थी ही नहीं। उस समय सोच क्या थी, गाय स्कूटी जो घर पे खड़ी है इसमें फ्यूल डलाने के पैसे आ गए ना, तो बस मजा आएगा, दिन रात एक करूंगी, बहुत मेहनत करूंगी। सिर्फ इतनी सोच लेके आई थी, लेकिन कभी हार्डवर्क से पीछे नहीं भागी, सीखने से पीछे नहीं भागी। ट्रेनिंग 5,000 की हो, 50,000 की हो, मुझे जाना है। ट्यूशन से जो पैसे मिलते थे उन पैसों को इकट्ठे कर करके दो जगह इन्वेस्टमेंट करती थी, सिर्फ दो जगह। एक,
इवेंट्स के टिकट, दूसरा जो किताबें हमें रेकमेंड की जाती हैं। इसके अलावा कोई शौक, सारे शौक को मार दिया था 2 साल के लिए। मैंने कहा 2 साल के लिए कोई शौक नहीं करूंगी और 2 साल के बाद जो भी शौक नहीं पाले होंगे उनको भी पाल लूंगी। लेकिन 2 साल के लिए या तो जीवन में 2 साल संघर्ष करो और या तो जीवन भर 80 साल तक संघर्ष करो। चुनाव आपका है। 2 साल में भी तकलीफें आएंगी, लेकिन ये सिर्फ 2 साल की हैं और वहां जिंदगी भर की तकलीफें हैं। 60 साल, 70 साल तक आपको घिसना पड़ेगा। चुनना आपको है, कितने दिन आप घिसना चाहते हैं, काटना चाहते हैं लाइफ को। सो फ्रेंड्स, मैंने डिसीजन लिया था जस्ट फॉर 2 इयर्स, 2 साल स्कूटी में, जब यहाँ पे ठंड थी, ग्लव्स पहन के, सारी चीजें पहन के, हेलमेट लगा के कि कहीं से हवा नहीं जानी चाहिए, और बहुत कांपते हाथों से स्कूटी पकड़ के मैं चलाया करती थी धीरे धीरे। धुंध इतना ज्यादा कि मुझे कुछ आसपास का नजर नहीं आता था, और मैं अपने आप से स्कूटी चलाते समय हमेशा कहती थी कि ये आखिरी ठंड है मेरे जीवन की जो मुझे इस स्कूटी पे काटनी पड़ रही है। अगली ठंड इस स्कूटी पे नहीं कटेगी, ये मेरा कमिटमेंट है अपने आप से। अगली ठंड इस स्कूटी पे नहीं कटेगी, और नहीं कटी। मेरे पास कार थी। सो फ्रेंड्स, आप अगर अपने सपनों को ही अपना अपलाइन बना लो, उन सपनों को जो आपको इमोशनली, जहां से आप कनेक्ट हो जाते हैं, जो आपके साथ बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए कि घर में अगर 2 4 6 लोग, 1 लोग 2 लोग कभी स्टे करने के लिए आ जाए तो घर का पूरा माहौल बिगड़ जाता है। किसको कहाँ रुकाएं, कहाँ पे बैठाना है, कहाँ पे स्टे कराना है ना चैलेंज घर में। अगर 4 5 लोगों को एक साथ घर से निकलना है तो आप सोचते हैं कि अब क्या करें, ओला उबर बुक करते हैं आप। आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आप सोचना पड़ता है आपको। तो जब आप किसी एक इमोशनल ड्रीम को अपना कारण बना लेंगे और उस कारण के लिए अपना सब कुछ आप न्यौछावर करने को तैयार हो, सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो, तो वो चीज फिर आपकी मुट्ठी में होगी, आपके हाथ में होगी। दुनिया की कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। अगर कोई रोक रहा है तो आप खुद रोक रहे हैं अपने आप को। एक समय था लोग कहते थे नेटवर्क मार्केटिंग, जोड़ने का काम, प्रोडक्ट बेचना, सेल्स गर्ल हो गया। आज की डेट में लोग ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं। चीजें बदली ना, चीजें बदली, लोग फॉलो करते हैं, चीजें बदल रही हैं। लॉकडाउन के पहले लोग कहते थे आप डॉक्टर हैं क्या, हमें सप्लीमेंट बताएंगी। लॉकडाउन पीरियड में कहते थे मैम बता दो कि इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बच्चे को क्या दें, मैं क्या खाऊं, सास ससुर को क्या देना है, इनको क्या देना है, उनको क्या देना है। कहते टाइम इज द बेस्ट टीचर। जो बात आप नहीं सिखा पाओगे वो बात समय सिखा देगा। अगर किसी बात को आप नहीं सिखा पाए हैं, समय सिखाएगा। इंतजार करना उस समय का। बस आप में पेशेंस होना चाहिए। अगर आप में पेशेंस है तो बस वही लोग बदलेंगे, उनकी बातें बदल जाएंगी। जो लोग कहते थे मैम ये तो सेल्स गर्ल्स वाला काम है, प्रोडक्ट बताना, घर घर जाना, अभी जब अच्छे अच्छे पैकेज वालों को सबको जब छटनी किया गया ना, निकाला गया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े बिजनेस जब बैठ गए, कोलैप्स हो गए, जीरो टर्नओवर, तब उन्हें ये बिजनेस भी समझ में आ गया। आप देखें लॉकडाउन में कितने बड़े बड़े चेक्स, बड़े बड़े लेवल्स को लोगों ने अचीव किया है। तो टाइम इज द बेस्ट टीचर, टाइम सिखा देगा। आज एक गोल्डन एरा है नेटवर्क मार्केटिंग का, वेस्टीज का गोल्डन एरा है। आज लोगों को अपने आप समझ में आ रहा है कि इम्यूनिटी बूस्ट के प्रोडक्ट तो लेने जरूरी है। आज कोरोना से रिकवर कौन कर रहे हैं, जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, और इंडिया में सबसे ज्यादा लोगों का रिकवरी रेट है। अगर आपने अपनी इम्यूनिटी को अच्छा कर लिया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर आपके शरीर के अंदर है, आपका इम्यून सिस्टम, अगर वो ठीक है तो फिर कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है। और अगर आपके पास विटामिन एम नहीं होगा, मनी नहीं होगा, तो दुनिया की सारी बीमारी आपको लग जाएगी। अगर पैसा ही नहीं होगा, आपके पास पैसा ही नहीं होगा, तो कोरोना से तो बाद में मरेंगे लोग, गरीबी से पहले मर जा रहे हैं, बेरोजगारी से पहले मर जा रहे हैं। इलाहाबाद में जिस दिन सर पीसीएस का रिजल्ट आया, मैं आपको बता रही हूँ, रियल इंसिडेंट, जिस दिन पीसीएस का रिजल्ट आया, मतलब मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर एक जगह है, सलोरी बोलते हैं, और वो स्टूडेंट्स का हब है। मैं जब कभी वहां पे जाती हूँ अपनी कार लेके, तो आप ये समझ लें कि आपको इतने धीरे चलाना है कि किसी को छू, मतलब इतना क्राउड स्टूडेंट्स का, और अगर इतना सा किसी को टच भर हो जाए तो वहां पे छोटी छोटी बातों पे बवाल हो जाते हैं। जिस दिन पीसीएस का रिजल्ट आया, 3 स्टूडेंट्स ने एक साथ सुसाइड,
और कारण उन्होंने ये बोला था कि जब गवर्नमेंट जॉब ही नहीं मिलेगी तो जी के क्या करना। 4 लड़के एक साथ प्रयाग स्टेशन से ट्रेन जाने वाली थी, 4 लड़के एक साथ कूद गए। क्यों? 5 साल से कोई तैयारी कर रहा था, कोई 6 साल से तैयारी कर रहा था, कोई 8 साल से तैयारी कर रहा था। 8-8 साल से लोग तैयारी कर रहे थे। वेस्टीज में 2 से 3 साल, 4 साल आप नहीं गुजार सकते हैं। कभी आप देखिएगा किसी तैयारी करने वाले स्टूडेंट को 8 साल, 10 साल। और कभी इलाहाबाद आ जाइएगा, इलाहाबाद को एजुकेशन का हब कहते हैं। स्टूडेंट्स घर से बोरियां लाद के अनाज लाते हैं, दिन भर में एक बार खिचड़ी बना के दिन भर में वही खाते हैं। कोई टीवी नहीं, कोई पीवीआर नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं। एक तपस्वी बन जाते हैं। और मिलता क्या है? कोई 6 महीने बाद अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस चला जाता है, कोई 8 साल बाद वापस चला जाता है, कोई 10 साल बाद वापस चला जाता है। हम 2 से 3 साल नहीं दे सकते? आप सोचो, हम क्यों नहीं दे सकते 2 से 3 साल? लोगों ने पूरी की पूरी जिंदगी लगा दी है 10, 20, 40, 50 हजार रुपए कमाने में। आपके पास इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, लाखों की इनकम आ रही है लोगों को, तो रिजेक्शन तो मिलेंगे और सहना पड़ेगा। सहने की हिम्मत है तो आप टिकेंगे, अदरवाइज चॉइस इज योर्स, जाके 10-20 हजार की नौकरी कर लीजिएगा। आप एक ऐसे बिजनेस में आए हैं जहां पे रिजेक्शन भी मिलेगा, और कहाँ नहीं है रिजेक्शन। आप देखिए ना, 8 साल से लोग दे रहे हैं इंटरव्यूज। आप किसी 10,000 की जॉब के लिए भी जाते हैं, 20 बार आपके सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, आपको सारे आपसे इंटरव्यूज लिए जाते हैं, पूछा जाता है। वेस्टीज में क्या पूछा गया आपसे? बस भर्ती हो गई आपकी डायरेक्टली। कोई टारगेट दिया गया आपसे? कोई इंटरव्यू लिया गया आपका? आपसे पूछा गया कि भाई तू 100 पीवी का सामान खरीदेगा तब तो फॉर्म भर, अदरवाइज नहीं भर? कुछ नहीं पूछा गया था फ्रेंड्स। आप कहते हैं ना, किसी और की गुलामी करने के लिए हम अप टू डेट बने रहते हैं, और जब खुद के ऊपर शासन करना होता है तो हम लाचार, आलसी बन जाते हैं। इस बिजनेस में आपको खुद के ऊपर शासन करना है, अपने ऊपर राजा बनना है। रिजेक्शन मिलेगा, सहना है, ओवरकम करिए। सफलता असफलता, सफलता असफलता चलेगा। बिजनेस भी अप डाउन हो सकता है, चेक्स भी अप डाउन हो सकते हैं, लोगों का आना भी है, लोगों का जाना भी है, सब कुछ चलेगा। और जो इन सब के साथ टिका रहेगा वही चैंपियन बनेगा। लीडर वही है जो सारे थपेड़ों को सहते हुए चलेगा, आगे बढ़ेगा, वही लीडर है। बाकी सब गीदड़ हैं। वो देखने में आपको लीडर लगते होंगे, वो कहते होंगे, जब एक आध बार चेक आया तो आपको लीडर की तरह से समझाते हैं, और फिर कुछ उठापटक होती है तो वो छोड़ के भागते हैं। ऐसे लोग लीडर नहीं होते फ्रेंड्स। आपको एक विजनरी बनना है, आपको एग्जाम्पल बनना है, आपको अपने खानदान का पहला करोड़पति बनना है, आपको अपने खानदान का पहला ऑडी अचीवर बनना है। आपको वो काम करना है जो आपके खानदान में कभी किसी ने नहीं किया। आपको अपने खानदान का वो पहला व्यक्ति बनना है जिससे सबसे ज्यादा ऑटोग्राफ मांगे जाएंगे, सबसे ज्यादा सेल्फी जिसके साथ ली जाएगी, वो आप बनेंगे। आज तक मौका नहीं था, कोई बात नहीं, अब वेस्टीज में आ गए हैं तो मौका है आपके पास। बस टिकने की कंडीशन है, टिकना पड़ेगा सिस्टम के साथ, अपलाइंस को फॉलो करना पड़ेगा, मीटिंग्स ट्रेनिंग्स का हिस्सा बनना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और अगर ये आप कर गए तो आप ही लोगों के अगले हीरो बन जाएंगे। लोग आपके नाम पे इकट्ठे होंगे, हजारों लाखों की भीड़ होगी और आपके नाम की होगी। आप सोचिए, क्या आप ऐसी लाइफ नहीं चाहते हैं? और अगर ऐसी लाइफ चाहते हैं तो क्या कोई नौकरी आपको ऐसी लाइफ दे सकती है? नहीं दे सकती है फ्रेंड्स। पेशेंस, 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 ये बिजनेस है पेशेंस का। रखिए, धैर्य के साथ काम करिए, रिजेक्शंस मिलेंगे, ओवरकम करना है, लर्निंग हमेशा करनी है, एंडलेस लर्निंग है। उसकी कोई कहते हैं कि यहाँ पे ऐसा कोई लेवल नहीं जहाँ के पे पहुंचने के बाद आपको ये लगे कि अब तो सीखना बंद। जिस दिन सीखना बंद, उस दिन जीतना बंद। तो सीखना तो जीवन भर चलेगा। सीखते रहना है, सीखते रहना है, सीखते रहना है। अपनी स्किल्स पे धार लगाइए जितना ज्यादा, क्योंकि आपके अंदर बहुत आगे जाने की जो पराकाष्ठा है, उस तक आप जीवन में कभी नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं। आप अपनी पराकाष्ठा को, अपनी क्षमता की पराकाष्ठा को कभी नहीं टच कर पाएंगे। इसका मतलब क्या है? आपके अंदर इतना कुछ सीखने के लिए है, अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप करने के लिए स्पेस है कि अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे, हम दुनिया को बदलना चाहते हैं, खुद को बदलना नहीं चाहते।
तो खुद पे काम करना शुरू कर दीजिए, लर्निंग शुरू कर दीजिए, ड्रीम्स को लिखना शुरू करिए, उन ड्रीम्स को विजुअलाइज करिए और उनके लिए सब कुछ न्योछावर करिए। 2 से 3 साल लगेंगे, लेकिन 2 से 3 साल के बाद लाइफ वैसी होगी जैसी आप चाहते हैं। कोई बॉस नहीं होगा, कोई टारगेट नहीं होगा, आपका इतना बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, हर महीने लाखों लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और लोग आपको अपना रोल मॉडल मानना शुरू कर देंगे। सो फ्रेंड्स, जीत आपके कारण है और आपके कारण ही हमेशा रहेगी। आप कारण बनिए, अपनी कामयाबी का भी और लोगों की कामयाबी की भी जिम्मेदारी आप लीजिए। जब आप लोगों की कामयाबी की जिम्मेदारी लेते हैं तो आपकी कामयाबी कई गुना अधिक बढ़ जाती है, हमेशा याद रखिएगा। और फिर जो एक सफलता का बहुत बड़ा अध्याय शुरू होता है, बहुत बड़ा चैप्टर स्टार्ट होता है कि लोग आपके जैसा बनना चाहेंगे, दिखना चाहेंगे, आपकी आपसे इंस्पायर होंगे। वो लाइफ आप डिजर्व करते हैं। सो महबूब सर, थैंक यू सो मच। महबूब सर, थैंक यू मैम, सो मच। थैंक यू जी सो वेरी मच। जी मैम, आप हमारे बीच में, तो आपसे मैं थोड़ा सा और 15 मिनट लेना चाहूंगा, क्योंकि बिल्कुल बड़े सर। मुश्किल से बड़े समय बाद आपका समय मिला है, तो मैं इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहूंगा, बिल्कुल भी नहीं। सो मैम, सबसे जी पहले तो ये सर। पूछना चाहूंगा कि आज हमारी जो टीम है यहाँ पर, अभी लॉकडाउन के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। आज यहाँ पर सऊदी जी से लोग जुड़े हुए हैं, ओमान से लोग जुड़े हुए हैं, दुबई से लोग जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश से लोग जुड़े हुए हैं, और ऑल ओवर इंडिया से तो जुड़े हुए हैं ही है, राइट मैम? जी। तो मैम, यस। आपकी नजर में अगर वेस्टीज में सफलता का 3 ऐसे क्या स्तंभ हैं जिनको अगर ध्यान में रखा जाए तो कोई भी इंसान सफल हो सकता है, वो 3 पॉइंट क्या हो सकते हैं जो वेस्टीज में सफल किसी को भी बना सकता है? वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। सबसे पहली चीज फ्रेंड्स, आपके पास एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए। कहने का मतलब है आपके पास एक बहुत बड़ा कारण होना चाहिए किसी काम को करने का। अगर आपका इस बिजनेस में आने का कोई कारण नहीं है तो आपके जाने का भी कोई कारण नहीं होगा। इमोशनल ड्रीम जिसे कहते हैं, जिसके बिना आपका जीवन रुक सा जाए और आपको लगे कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। इमोशनल ड्रीम पहला स्तंभ है, पहला पिलर है। जिनके पास एक बहुत बड़ा कारण है इस बिजनेस को करने का, उनके लिए सारे चैलेंजेस छोटे हो जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति को चैलेंज बड़े लग रहे हैं तो इसका मतलब कि उसका जो कारण है काम को करने का वो बहुत छोटा है। आपके पास एक इमोशनल ड्रीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसकी याद मात्र, कैसे पता करें कि कोई ड्रीम आपका इमोशनल है या नहीं है? जिसकी याद मात्र करने से, जिसको सिर्फ सोच लेने से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, आपके रोए खड़े हो जाते हैं और आपकी आंखें नम हो जाती हैं। अगर ऐसा कोई सपना आपने देखा है तो वो आपका इमोशनल ड्रीम है। आपके पास एक इमोशनल ड्रीम होना चाहिए जिसके बिना आपका गुजारा ना हो। दूसरा फ्रेंड्स, दूसरा पिलर है पेशेंस रखिएगा। इस बिजनेस में पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। एक नवजात शिशु को भी वयस्क होने में 18 साल का समय लगता है। आपको पता है 18 साल लगते हैं। लोग रात में इंजेक्ट करते हैं एक लौकी में, सुबह वो इतनी बड़ी होती है और खा लेते हैं उसको बना के, मार्केट में वो बिक जाती है अच्छे दाम पे। लेकिन उस लौकी को खाने से आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलता, आपको केमिकल मिलता है। कौन सी लौकी आपको न्यूट्रिशन देगी? जिसकी ग्रोथ नेचुरल होगी, जिसने अपना पूरा टाइम लिया है। तो आपको पेशेंस रखना होगा। 2 to 3 years, 3 to 4 years का कोर्स है, आपने ज्वाइन कर लिया है, पेशेंस रखना। कुछ लोगों के जीवन में शुरुआती 6 महीने में ही बड़ी सफलता आ जाती है। कुछ लोगों को 2, ढाई, 3 साल स्पेंड करने के बाद मिलती है। दूसरों की सफलता से अपनी सफलता को कभी आप तौले नहीं। आपका भी टाइम आएगा, पेशेंस रखना, बस आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। और तीसरा जो पिलर है, तीसरा जो इंपॉर्टेंट पिलर है, वो है नेवर गिविंग एटीट्यूड। आपको कभी गिव अप नहीं करना है, आपको कभी भी गिव अप नहीं करना है। चेक्स अप डाउन हो रहे हैं, सबके होते हैं। बिजनेस ऊपर नीचे हो रहा है, कोई बात नहीं। लोग छोड़ के जा रहे हैं, कोई बात नहीं, लोग आते भी हैं, आना जाना भी लगा रहेगा। कोई भी चैलेंज है, कुछ भी हो, गिव अप मत करना, टिके रहना। मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, बहुत सारे अप डाउन आए थे। एक काम अच्छा किया था कि टिके रहे, और वो टिके रहने की वजह से आज 4 लाख रुपए महीने आ रहे हैं। तो ये 3 पिलर्स को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जो सर ने अभी पूछा है, कि अगर ये 3 पिलर्स लेकर आप चलेंगे फ्रेंड्स, तो बड़ी से बड़ी कामयाबी आपके कदमों में होगी। जी, थैंक यू सो वेरी मच मैम, बहुत थैंक यू शानदार सर। तरीके से आपने बताया।
जी। मेरा एक छोटा सा सवाल और है मैम हम्म। कि मैम वेस्टीज के अंदर जो वेस्टीज का सिस्टम है, इवेंट्स हैं, और जो वेस्टीज में जो अपलाइन मिलते हैं, जो बाय ग्रेस ऑफ द गॉड मिलते हैं, इनको हम चूज नहीं करते, अपने आप हमें भगवान के रूप में मिलते हैं, तो उनका कितना बड़ा रोल होता है इस बिजनेस के अंदर? सर बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल। इवेंट्स, मैं हमेशा अपने सेमिनार्स में बोलती हूँ कि इवेंट का मतलब है ऑक्सीजन। जिस तरह से जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का लेते रहना जरूरी है, ऑक्सीजन जरूरी है, उसी तरह से इस इंडस्ट्री में सिर्फ जिंदा रहने के लिए इवेंट में बने रहना जरूरी है। मैं आज तक हजारों ऐसे लोगों से मिली हूँ जिन्होंने बताया है कि इस इवेंट में जाके उन्हें ये इंस्पिरेशन मिली और उस इवेंट ने उनकी लाइफ को चेंज किया और आज वो लाखों रुपए कमा रहे हैं। और एक भी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिली जिसने कहा हो कि मैंने आज तक कोई भी इवेंट अटेंड नहीं किया और देखो मैं 10 लाख कमाता हूँ या 5 लाख कमाता हूँ। नॉट अ सिंगल वन, नॉट अ सिंगल पर्सन। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने बोला मैंने आज तक कोई मीटिंग सेमिनार अटेंड नहीं किया और देखो मैं ऑडियो अचीवर हूँ। मिलेगा ही नहीं। आप ढूंढो ना, से कोई नहीं मिलेगा आपको। जितनों से मिलोगे, जिससे भी मिलोगे, सब यही बताएंगे उस इवेंट ने मेरी लाइफ बदली, उस सेमिनार ने मेरी लाइफ बदली, वहां से मैं रेगुलर सेमिनार का पार्ट बना, वहां से मैं रेगुलर मीटिंग्स का पार्ट बना। तो मीटिंग ट्रेनिंग तो जिंदा रहने के लिए, अगर इस इंडस्ट्री में आप जिंदा भी रहना चाहते हैं तो आपको मीटिंग ट्रेनिंग से जुड़े रहना पड़ेगा, सेमिनार से जुड़े रहना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि प्लेन, वही जो राडार की पकड़ से बाहर हुआ वो क्रैश हो गया, तो जो इवेंट के माहौल से दूर हुआ वो खत्म हो गया। कितना भी बड़ा लीडर अपने आप को बोलता हो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो कहीं नजर भी नहीं आएगा। वो डायनासोर, विलुप्त प्राणी, खत्म बिल्कुल मैम। धरती से। ऐसा हो जाएगा। ट्रेन कितनी भी स्पीड में जा रही है, जब तक ट्रैक पे है तब तक स्पीड सही है, जैसे ही वो ट्रैक से उतरेगी गई, एक्सीडेंट हुआ उसका, तो आपको ट्रैक वंडरफुल पे मैम, रहना, आपको वंडरफुल। इवेंट में रहना, आपको माहौल में रहना है। माहौल में रहिए, माहौल में रहिए। माहौल से एनर्जी मिलेगी, माहौल से बिलीफ बढ़ेगा, माहौल से लर्निंग आएगी, माहौल से एजुकेशन मिलेगा। सब कुछ माहौल से होगा, माहौल के बिना कुछ नहीं होगा। और रही बात अप्लायंस की, फ्रेंड्स, इस बिजनेस में एक्टिव, इफेक्टिव, ग्रोइंग एंड विलिंग अपलाइन, जिनकी इच्छा आपको कामयाब बनाने की है, जिस दिन आपको वो अपलाइन मिल जाए, आपके जीवन में आ जाए और आपने पता कर लिया कि यस, ही इज माय ग्रेट अपलाइन, ये चाहते हैं कि मैं सफल हूं, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया है और ये अगर आपको सफल बनाने के लिए वो आपको गाइड कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस में अपलाइन का सबसे बड़ा रोल है। इस दुनिया में एक समय ऐसा होता है जब आपका दिन बुरा होता है, आपके पेरेंट्स भी आपको नालायक बोलते हैं। शर्मा जी का बेटा देख आईएएस हो गया, तू तो नालायक है, तुझसे नहीं होगा। आपकी वाइफ बोलेगी तुम और फॉरेन जाओगे, तुम फॉरेन जाओगे, तुम ऑडी से चलोगे, एक टूटी बाइक तो तुम ठीक नहीं करा पाते हो। आपके बच्चे कहेंगे अरे पापा आपसे नहीं होगा। इवन जब आपका टाइम खराब होता है ना, आपके अपने लोग भी आपसे, आप पे ताने कसने से बाज नहीं आते। ये ताने कसने वाला के लिए वो कोई स्ट्रेंजर थोड़े आपके पास आता है आप पे ताने कसने के लिए, वो तो आपको जानता ही नहीं कि आप कौन हो। ताने कौन कसता है? वो आपके अपने लोग, जिन्हें सो कॉल्ड हम कहते हैं अपना लोग, वो अपने लोग आते हैं वो मिर्च लगाने के लिए। लेकिन इस बुरे वक्त में एक व्यक्ति जो, जिसका हाथ आपके कंधे पे हमेशा है, वो है आपका अपलाइन। फ्रेंड्स, दुनिया के सभी लोग आपको गले तब लगाएंगे जब आप सफल हो जाएंगे, लेकिन जो व्यक्ति संघर्ष में, आपके बुरे दिनों में, आपके काले दिनों में आपके साथ खड़ा होगा, वो होगा आपका अपलाइन। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन, ऑलवेज रेस्पेक्ट। वो जो कहते हैं, जैसा कहते हैं, आंखें बंद करके फॉलो करो। फ्रेंड्स, जब कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो दुर्योधन कहता है जब ये अस्त्र नहीं उठाएंगे तो ये मेरे किस काम के? श्री कृष्ण ने कहा था या तो मुझे ले लो, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और या तो मेरी सेनाएं ले लो। तो दुर्योधन ने कहा इनको लेके क्या करना, ये तो अस्त्र उठाएंगे नहीं, सेनाएं मुझे दो, सेनाएं तो लड़ने के काम आएंगी। दुर्योधन ने सेनाएं ले ली और अर्जुन ने कहा मुझे तो भगवान कृष्ण का सिर्फ मार्गदर्शन चाहिए, उनका, उनकी ब्लेसिंग चाहिए, वो साथ में है तो फिर जिधर भगवान खड़े हो जाएंगे उनको कोई हरा सकता है दुनिया में? दुर्योधन ने अकल दिखाई, उसने सेना मांग ली और पांडवों ने सिर्फ श्री कृष्ण को ले लिया। और जबकि श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, वो सिर्फ सारथी बन के बैठे थे। लेकिन वो सारथी, वो सिर्फ ये बताते थे कि अर्जुन तुम्हें बाण कब चलाना है, अर्जुन तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, अर्जुन तुम्हें अब क्या करना है, पांडव तुम्हें अब क्या करना है, सिर्फ गाइड करते रहे, अस्त्र नहीं उठाया था। और 5 पांडवों ने 100 कौरवों की सेना को हरा दिया। ये है अपलाइन का रोल, कि अगर एक अपलाइन, एक सही मार्गदर्शक आपके जीवन में है, तो सामने कौन खड़ा है मायने नहीं रखता,
जरूरी नहीं आपका अपलाइन आपके साथ फील्ड में जाके मीटिंग ट्रेनिंग करता हो तभी वो अच्छा अपलाइन है। नो फ्रेंड्स, हो सकता है आपके लोग दूर बैठे हों, लेकिन अगर आप फोन से अपने अपलाइन की गाइडेंस भी ले रहे हैं और उस गाइडेंस को फॉलो कर रहे हैं, तो 101%, 1000% आपकी सफलता सुनिश्चित है। एकलव्य को द्रोणाचार्य जी ने कभी भी ज्ञान नहीं दिया था फिजिकली, यस, लेकिन एकलव्य बिल्कुल दुनिया मैम। के सबसे बड़े धनुर्धर थे उस समय, जबकि उन्होंने कभी फिजिकली ट्रेनिंग जाके नहीं ली थी। तो अपलाइन का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा। आज मैं जो हूँ मेरे अपलाइंस की वजह से हूँ। उत्तम सर एंड विवेक सर, द मैजिकल मैन ऑफ इंडिया, एंड यस माय ग्रेट एल्डर ब्रदर मिस्टर गौरव सिद्धार्थ सिंह, ये सभी मेरे अपलाइंस का मेरे ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग्स है। मैं सबसे बड़ी बड़ी बात पता है क्या कहूंगी मेरे अपलाइंस के लिए, कि उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा क्या दिया है? उन्होंने मुझे सबसे ज्यादा प्यार दिया है। वो मुझे बहुत मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और सबसे ज्यादा तो दिल लुटा के ब्लेसिंग्स दी है। और वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए काम करती है, मुझे ये पता है। वो ब्लेसिंग्स मेरे लिए 100,000% इतना काम करती है कि बस मैजिक होता जाता है। कैसे होता है मुझे भी नहीं पता। वंडरफुल मैम, जी सर। वंडरफुल। बहुत ही शानदार तरीके से आपने चीजें बताई मैम। और आज हमारी पूरी लीडरशिप को, जितने भी आज लोग सुन रहे हैं, करीबन 330 लोग सुन रहे हैं, अभी 322 लोग हैं हमारे बीच में। जी आज बहुत कुछ समझ में आ चुका है सभी लोगों को। और मैं बता रहा हूँ कि आज के बाद इन सभी के थॉट प्रोसेस के अंदर विजन, जो इस चीज को देखने का एक नजरिया है, वो चेंज होने वाला है। उनके जो जीवन के अंदर देखने का नजरिया है, जो वो सब कुछ चेंज हो चुका है, क्योंकि आज आपने जो चीजें बताई हैं वो अमेजिंग थी। और मैम चाहूंगा कि मैं, हमारे बीच में कुछ स्टार अबब है मेरी टीम के, हमारी टीम के, तो मैं चाहूंगा कि उनसे अगर आपकी थोड़ी बात हो सके, वो अपने दिल की बात कुछ रख सके आपके बीच में, तो बहुत शानदार रहेगा, बहुत अच्छा बिल्कुल रहेगा। सर। सो हमारे बीच में है सबसे पहले रूबी कुमारी जी, डॉक्टर रूबी कुमारी जी। आपको अनम्यूट किया है मैम। डॉक्टर कुमार रूबी कुमारी जी थैंक यू सर, डॉक्टर हैं थैंक्स जी। अ लॉट अनम्यूट करने के लिए। और गुड मॉर्निंग मैम। बहुत ही गुड शानदार मॉर्निंग। सेमिनार था। इससे पहले गालिब ऑडिटोरियम में मैं आपका सेमिनार ले चुकी हूँ, और उस टाइम मेरा लेवल डायरेक्टर लेवल था, और बहुत कुछ आपसे ओके। सीखने को मिला था, सीखा, इम्प्लीमेंट किया, और आज स्टार डायरेक्टर के लेवल पे हूँ। और आज भी मैम, आज की आपकी जो जर्नी थी वो सुनी और बहुत इंस्पायर हुई। और मैम खास करके आपसे बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलता है, क्योंकि इतने कम एज में आपने किया। एज ए लेडीज हम अगर अपने आप को देखते हैं तो बहुत सारी लेडीज लो फील करती हैं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के काम नहीं कर सकते। लेकिन आपने एक छोटे से गांव में, और हम लोग भी कहीं ना कहीं विलेज वाले माहौल में पले बढ़े हैं, तो हम